क्या है दोस्तों, हम लोग आज 12th क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ लेखक के बारे में जानेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं फर्स्ट लेसन से, यानी फर्स्ट लेसन का नाम है बातचीत, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कर लेंगे। एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। पहला लेसन हिंदी में 12th क्लास के हिंदी में कौन सा है, तो बातचीत। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है, तो बातचीत, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। बातचीत जो निबंध है उनके लेखक का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट, जिनका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो 12th क्लास के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आके हम देख लेते हैं इनके बारे में, लेखक के बारे में। बातचीत निबंध के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह एक निबंध है, यानी बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। लेखक का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट। ये जो बातचीत निबंध है, इनके लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। यानी लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। इनका मृत्यु यानी निर्धन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था, तो मृत्यु हुआ था। चलिए आगे आते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, यानी कहाँ पे निवास करते थे, तो इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, जो कि आज वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है, तो प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। आज वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम क्या है, प्रयागराज। यानी उस समय बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद में था। इलाहाबाद कहाँ पे था, तो उत्तर प्रदेश में। माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी, और पिता का नाम था बेनी प्रसाद। पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट, और माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, आगे आते हैं। इनके पिता एक व्यापारी थे। पिता क्या थे, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे। और माता क्या थी, तो माता एक गृहिणी थी, यानी सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत का मतलब एक घरेलू महिला थी। चलिए, महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की जिज्ञासा, लालसा किसने जगाई थी, तो उनकी माँ ने जगाई थी। किसने जगाई थी, तो माँ ने जगाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई थी, तो उनके माँ ने। किसने जगाई थी, तो उनके माँ ने। यानी उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ पे हुआ था, तो आरंभिक शिक्षा में स्कूल का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। रचनात्मक सक्रिया, इन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें लिखा, कुछ कहानियां लिखा। किनसे प्रेरित होकर लिखे हुए थे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वंदिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी पंडित नामक मासिक पत्रिका निकला था। इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाला हुआ था, और उस पत्रिका का नाम क्या था, तो देखिए पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। पत्रिका का नाम क्या था, तो हिंदी प्रदीप। इन चीजों को हम याद रखेंगे। ठीक है, मासिक पत्रिका निकाला, आरंभ किया। इन्होंने 33 वर्षों तक निकाला था। जो मासिक पत्रिका निकाल लेते हैं हिंदी प्रदीप, कितने वर्षों तक निकाले थे, तो 33 वर्षों तक निकाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट ने 1866 में लाला श्रीनिवासन के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी। एक संयुक्ता स्वयंवर पुस्तक है जो किनकी है, तो श्रीनिवासन दास की। किनकी पुस्तक है, तो श्रीनिवासन दास की पुस्तक है। इसकी आलोचना किसने की थी, तो बालकृष्ण भट्ट ने। और कब की थी, तो 1886 में किया हुआ था। कब किया हुआ था, तो 1886 में।
चलिए इनकी कुछ उपन्यास भी है, हम देख लेते हैं उपन्यास के क्या नाम है। तो रहस्य कथा, रहस्य कथा किनकी उपन्यास है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। किनकी है? तो बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट की। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी किनकी उपन्यास है? तो ये भी हम बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट की। आगे में देखते हैं 100 अनाज एक सुजाक, किनकी उपन्यास है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। अगला है गुप्त बैरी, फिर उसके अगला है रसताल यात्रा, रसातल यात्रा, क्या है? रसातल यात्रा। उचित दक्षिणा, फिर अगला है हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। ये जितने भी उपन्यास है सभी उपन्यास किनकी है? तो बाल कृष्ण भट्ट की है। किनकी है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। चलिए कुछ नाटक इन्होंने लिखा हुआ है, बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा हुआ है? तो कुछ नाटक लिखे हैं, उन नाटकों को हम देख लेते हैं कौन कौन से नाटक है। चलिए देखते हैं। नाटक के तौर पे पद्मावती, कौन सा नाटक है? तो पद्मावती। कीर्तानुंजय, कीर्तानुंजय। बेनी संहार, कौन सा है? बेनी संहार। शिशुपाल वध। अगला नाटक है दल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। अगला है शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति चंपक, मेघनाद वध, कटर सुमन की एक नकल, वृतला, इंग्लैंड सरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। यानी जितने भी यहाँ पे यह नाटक है वो सभी नाटक किनके हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट के हैं। ठीक है। कुछ प्रहसन है, जैसे देखते हैं जैसा काम वैसा परिणाम, किनकी प्रसंग है? तो हम बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट की है। नई रोशनी का विष, किनकी प्रसंग है? तो बाल कृष्ण भट्ट का। आचार विरंडवन, किनकी है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। अब देखते हैं इन्होंने कितने निबंध को लिखा है। तो लगभग 1000 निबंध को लिखा है। बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध को लिखा है? तो लगभग 1000। ठीक है, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है और 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखने के लिए इन्होंने 1000 के आसपास लिखा है, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण कितने हैं? तो 100। ठीक है, चलिए आइए। बाल कृष्ण भट्ट भारत तेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। किस युग के थे? तो भारत तेंदु युग के। आपसे पूछा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो भारत तेंदु युग के। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक थे। कब के थे? तो आधुनिक युग के। ये भी याद रखिएगा कि किस युग के थे? तो आधुनिक युग के। ठीक है। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप एक बार सही से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, वीडियो को जरूर देखिए और याद भी कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इस चैप्टर से, 12th क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे ही हम एक एक करके हर एक चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बातचीत के जरिए। कैसे होगा? तो बातचीत के जरिए क्या हो सकता है? तो बातचीत के जरिए देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर आपका सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा प्रसन्न है? कौन सा है? तो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसंग है? तो आपने अभी कुछ देर पढ़ा हुआ था कि जैसा काम वैसा परिणाम
बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, बालकृष्ण भट्ट सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चलिए पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम ऑप्शन दिए हुए छेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, तेनी प्रसाद भट्ट, सेनी प्रसाद भट्ट। सही आंसर कौन सा होगा? तो बेनी प्रसाद भट्ट। कौन सा होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 4 नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयाल, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। सही आंसर कौन सा होगा? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इसी तरीके से हम लोग 5वें नंबर पे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो आपने पढ़ा हुआ था कि अभी निबंध है। बातचीत एक क्या है? तो निबंध है। हमने जैसे ही इस चैप्टर को शुरुआत किया था उसी समय बताया था कि बातचीत एक निबंध है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है एकांकी, दूसरा है कहानी, तीसरा है यात्रा स्मरण और चौथा है ललित निबंध। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा सही होगा? तो डी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं 6 नंबर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रसाद युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, छूट गया है भारतेंदु युग, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। तीसरा है द्विवेदी युग और आपका डी नंबर है स्वतंत्र युग। तो आप कौन सा सही मारोगे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो भारतेंदु युग के, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आपको पता है क्या है? चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन पे। विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना और ऑप्शन डी है अवाक होकर अपने से बात होना। अवाक होकर यानी कि स्वतंत्र होकर, फ्री होकर, हम किसी के मतलब दबदबे में बात ना करें। यानी सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन, अब कौन सा क्वेश्चन होगा? तो 8 नंबर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में बातचीत करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? तो तर्क। कौन सा है? तर्क। दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है आत्मीयता और चौथा है परवाहपूर्ण भाषा। सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर आत्मीयता। आंसर कौन सा होगा? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। यानी कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या है आपका? तो 9 नंबर है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आप अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन पे चलते हैं। 3 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो आपके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? चलिए देखिए, 23 जून 1844 को। कौन सा सही हो जाएगा? 23 जून 1844 को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। संहिता स्वयंवर रचना है। संहिता स्वयंवर किन की रचना है? यानी क्वेश्चन होना चाहिए था संहिता स्वयंवर किन की रचना है। तो ऑप्शन देखिए, आप बताइए। बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवासन दास की, मैथिली शरण गुम की। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रीनिवासन दास की, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बात में उभर चला जाता है? किनके बातचीत में चला जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। हम 2 सहेलियों के बातचीत में, 2 पुरुषों के बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, 2 मूर्खों की बातचीत में। सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, हम 2 सहेलियों के बातचीत में।
ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अब अगले पे 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो जब आप कहानी एक बार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रॉबिन क्रूसो को 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक किसी व्यक्ति का मुख नहीं देखे थे। और 16 वर्षों के बाद किसे देखे हुए थे, तो फ्राइडे को देखे हुए थे। किसे देखे हुए थे, तो फ्राइडे व्यक्ति का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक, 18 वर्षों तक। यहाँ वर्ष टाइपिंग में गलती हो गया है, ठीक है, वर्ष तक, यानी सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा 16 वर्षों तक। यानी ऑप्शन सी 16 वर्षों तक उन्होंने किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग 13 नंबर। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो ऑप्शन देखते हैं, एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने, मिल्टन ने। तो चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, तो बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बेन जॉनसन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नंबर अब हम, यानी 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। यानी एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए, यानी 2 व्यक्तियों में। कितने व्यक्तियों में असल बातचीत होती है, तो 2 व्यक्तियों में। एक किनका मत था, तो एडिसन का मत था। ठीक है, एडिसन के अनुसार 2 ही व्यक्ति में असल बात होती है, तीसरे में तो हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, यानी हंसी मजाक के लिए। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, आपको पता है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी लग रहा होगा कि इसमें कौन सा आता है, तो बातचीत के जरिए मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। किसके ना होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो ऑप्शन है श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, समान शक्ति। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, तो वाक शक्ति, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सा है, तो क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के कि कनाडा के। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन सबसे अधिक यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। कहाँ के लोगों में, यूरोप, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला आते हैं 18 नंबर। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट हम ऑप्शन देखते हैं आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सही हो जाएगा आधुनिक काल के, यानी ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए आते हैं अब हम 19 नंबर पे। वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद और संवाद क्या है। ऑप्शन देखिए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह कि नाटक संग्रह। तो सही आंसर आपका होगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। वाद विवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन 20 नंबर है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो हमने जब लेखक के बारे में पढ़ा था तो वहीं पे पढ़ा हुआ था हिंदी प्रदीप। क्या पढ़ा हुआ था, हिंदी प्रदीप। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। प्रताप, ऑप्शन डी है प्रताप, ऑप्शन डी है करमवीर, ऑप्शन डी है हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी है ज्योत्सना। यानी कौन सा सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। सही सही आंसर कौन सा आ जाएगा, तो सी हिंदी प्रदीप। चलिए आगे आते हैं हम 21 नंबर पे। बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत
किस विद्या की रचना है आपको पता है? आलोचना की, कि गीत की, कि शोध की, कि निबंध की? तो बताइए बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत आपका एक निबंध है। क्या चीज है? तो निबंध है। पता है क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो डी सही होगा। चलिए आगे आके हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से बात सुनी थी? तो चलिए ऑप्शन पे देखते हैं, फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, कि स्टील के? तो आप कौन सा आंसर बताओगे? तो फ्राइडे के, यानी ऑप्शन ए सही होगा आपका। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? हम बातचीत कहानी पढ़ रहे हैं, उनके लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन में है, तो सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन पहला क्या है? जयप्रकाश नारायण, दूसरा क्या है? मोहन राकेश, तीसरा क्या है? नामवर सिंह, और आपका डी नंबर क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट, जो कि हमारा सही आंसर होगा डी। कौन सा होगा? तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 24 नंबर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। बातचीत की शैली, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बातचीत की शैली। ऑप्शन बी है भाषण की शैली। ऑप्शन डी है संवाद की शैली, और ऑप्शन सी है संवाद की शैली। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही कौन सा हो जाएगा? तो बातचीत की शैली, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा, बातचीत की शैली। ठीक है, आगे आते हैं 25 नंबर। भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टालिन की श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन देखिए, पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र या नागेंद्र होता, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, और आपका डी हो जाएगा रामविलास शर्मा। सही आंसर कौन सा होगा? तो रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन सी सही होगा। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा हुआ था। किसने रखा हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? पहला है लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और तीसरा है मथुरा उत्तर प्रदेश, और आपका चौथा है वाराणसी उत्तर प्रदेश। सही आंसर कौन सा होगा? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए आगे आते हैं 27 नंबर पे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका कब निकाला था? तो आपको ऑप्शन याद है कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1877, तीसरा है 1888, आपका सी नंबर ऑप्शन है 1890, और आपका डी नंबर ऑप्शन है 1894। इसमें से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर 1877 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे आते हैं 28 नंबर। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? आपको पता है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या समाज सेवी थे? तो उनके पिता, बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। 29 नंबर देखते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, और क्या चीज है? तो उपन्यास। चलिए ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन पहला क्या है? मैला आंचल। आपको पता है मैला आंचल किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने। क्या हो गया? फणीश्वर नाथ रेणु। गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेम है, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेम
मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और 100 अनाज एक सुजात के लेखक कौन है? तो 100 अनाज 100 सुजात के लेखक यही है कौन? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और अंतराल के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। छूट ही गया। अंतराल के लेखक का नाम क्या है? तो मोहन राकेश। कौन है? तो मोहन राकेश, मोहन राकेश, ठीक है। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर दें कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अनाज एक सुजात, यही वाला आपका आंसर सही होगा। यानी कौन सा सही होगा? तो आपका सी नंबर सही होगा, क्योंकि मैला आचर फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, गोदान को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, और 100 अनाज एक सुजात को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा हुआ है, और अंतराल को मोहन राकेश ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सही होगा? तो 100 अनाज एक सुजात, यानी ऑप्शन सी सही होगा आपका। चलिए आगे आते हैं। नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नांदी पाठ, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था भजन, दूसरा नांदी पाठ, तीसरा मंगलाचरण, और आपका चौथा था आरती। इसमें से सही कौन सा होगा? तो नांदी पाठ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत था? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। एडिसन के अनुसार, दूसरा बेन जॉनसन के अनुसार, तीसरा मिल्टन के अनुसार, और चौथा था इस आंसर के अनुसार। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एडिसन, यानी ऑप्शन ए सही होगा आपका, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट की है? पहला है बातचीत, जो कि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो यही हो सकता है, क्योंकि यही पूछा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। हमें पहले ही मिल गया बातचीत, क्योंकि बातचीत एक निबंध है, और इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा है जूठन, और तीसरा रोज है, और चौथा आपका परगीत और समाज है, ठीक है। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो बातचीत, यानी ऑप्शन ए सही होगा आपका। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे आइए। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटी लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 1000। और उसमें से इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कितने निबंध है? तो 100। कितने हैं? तो 100। लेकिन निबंध लिखे कितने हैं? तो पूरे 1000 लिखे हुए हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1912 ईस्वी को, पहला ऑप्शन है, देखिए 20 जुलाई 1912 ईस्वी का, ठीक है। दूसरा है 20 जुलाई 1913 ईस्वी को, चौथा है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, और आपका पांचवा है, चौथा आंसर, सॉरी फिर से देखिए, पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 1912 को, दूसरा है 20 जुलाई 1913 को, और तीसरा है आपका 20 जुलाई 1914 को, और आपका डी ऑप्शन है 20 जुलाई 1915 को। सही आंसर कौन सा होगा? तो 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 35 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? यानी बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, यानी कोई ऑप्शन में से बालकृष्ण भट्ट नहीं थे। पहला पत्रकार, तो पत्रकार तो थे। दूसरा महाकाव्यकार, यानी यही शायद नहीं हो सकते हैं। तीसरा निबंधकार भी थे, और ऑप्शन डी आलोचनाकार भी थे। यानी सही आंसर कौन सा आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, वो महाकाव्यकार नहीं थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने लिखा है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन सी है रघुवीर सहाय, और ऑप्शन डी है शमशेर बहादुर सिंह। सही आंसर कौन सा होगा? तो रघुवीर सहाय, यानी ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय ने कहा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो पहला देखिए एडिसन और स्टील, दूसरा
विलियम एडवर्ड और विलियम शेक्सपियर से, तीसरा हडर्सन और स्विफ्ट से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कौन सा होगा? तो एडिसन और स्टील से। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो एडिसन और स्टील से। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे आते हैं हम 38 नंबर पे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, पहला ऑप्शन है। यानी ये जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट के समय के हैं, देखते हैं। दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, ये भी है, ठीक है। और मेघघन, ये भी आपके लेखक रामकृष्ण भट्ट के समय के हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त सही आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंदूखाने शब्द का अर्थ क्या है? चंदूखाने शब्द का अर्थ क्या है? पहला है बाल मुड़वाने की जगह, दूसरा है सैलून, तीसरा है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली, और ऑप्शन डी है चंडालों के रहने का स्थान मंडली। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अफीम खाने वाले लोगों की मंडली, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली। चलिए आगे आते हैं। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। और बेन जॉनसन ने क्या था? पहला था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन बी है सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है। ऑप्शन सी है चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है। और ऑप्शन डी है विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। यानी सही आंसर कौन सा होगा? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला आते हैं। चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हरे भरे बाग का इलाका, दूसरा ऑप्शन है एक देश का बाग, तीसरा ऑप्शन है चिमनी, और चौथा ऑप्शन है राज्य। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो हरे भरे बाग का इलाका, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इस चैप्टर के पूरे 41 क्वेश्चन हमने करवाया है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन को कीजिए। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और नेक्स्ट टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनता है तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। चलिए ठीक है।